भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल से संबंधित जो रचनाएं हैं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन 3 पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो रचनाएं हैं ये आदिकाल के कवि की रचनाएं हैं और इनके बारे में हम लोग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए हम लोग इन रचनाओं से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सब को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नरपति नाहल की जो रचना है बीसल देव रासो। सबसे पहले हम लोग बीसल देव रासो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। सेकंड हम लोग पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर थर्ड है जगनी की रचना परमाल रासो। परमाल रासो के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इन रचनाओं से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो से संबंधित ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन बीसल देव रासो में मिलता है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है। बीसल देव रासो में 125 छंदों का प्रयोग किया गया है। बीसल देव रासो में नायिका का नाम राजमती है। यह भोज परमार की पुत्री है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बीसल देव रासो में कुल 125 छंदों का प्रयोग किया गया है। और दूसरी चीज, बीसल देव रासो की जो नायिका है इसका नाम है राजमती और ये भोज परमार की पुत्री है। बीसल देव रासो एक विरह गीत काव्य है। यह मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। बीसल देव रासो में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। बीसल देव रासो श्रृंगार परक होते हुए भी नीति परक माना जाता है। बीसल देव रासो को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब इन चारों भाग में क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो बीसल देव रासो का जो प्रथम भाग है इसमें क्या वर्णन किया गया है। इस भाग में अजमेर के राजा विग्रहराज बीसल देव का भोज परमार की पुत्री के विवाह को दिखाया गया है। फिर आता है द्वितीय भाग। इसमें क्या वर्णन किया गया है। इसमें रानी के व्यंग्य से रुष्ट राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा का वर्णन किया गया है। फिर आता है तृतीय भाग। इसमें क्या वर्णन किया गया है। इस भाग में रानी के विरह वृतांत के बारे में वर्णन किया गया है। फिर है चतुर्थ भाग। इसमें क्या वर्णन किया गया है। इस भाग में दोनों के मिलन को दिखाया गया है। अब देखिए इस ग्रंथ का संदेश क्या दिया गया है। कोई भी स्त्री लाख गुणवती हो, यदि वह पति से कोई बात बिना सोचे समझे करती है तो सब कुछ बिगड़ सकता है। ये इस ग्रंथ में संदेश दिया गया है। नेक्स्ट है
अब हम लोग पढ़ते हैं चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में। इससे संबंधित सारी महत्वपूर्ण चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग समय हैं। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार एवं वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। सूरदास जी ने साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज कहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं और ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था और सूरदास जी ने साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज कहा है। ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। फर्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग मानते हैं। सेकंड है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पृथ्वीराज रासो को शुक और शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। थर्ड है, बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि मानते हैं और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, मिश्र बंधुओं ने कहा हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे पृथ्वीराज रासो से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोग याद जरूर करिएगा और इसे कॉपी में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता से संबंधित विद्वानों के मत। जिन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। सेकंड है श्याम सुंदर दास। थर्ड है मिश्र बंधु। फोर्थ है कर्नल टाड। ये चार विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। अब नेक्स्ट है अप्रामाणिक। यहाँ पर उन विद्वानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। इनके नाम हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सेकंड है रामचंद्र शुक्ल। थर्ड है कविराज श्यामल दास। फोर्थ है मुरारी दान। फिफ्थ है देवी प्रसाद। तो ये हैं कुछ विद्वान जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। नेक्स्ट है अर्ध प्रमाणिक। जिन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है इनके नाम इस प्रकार हैं, मुनि जन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। तो इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो से संबंधित सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जगनीक की रचना परमाल रासो, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने पॉइंट के हिसाब से लिखी हुई हैं, वो मैंने पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, परमाल रासों में आलाह और ऊदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। सेकंड पॉइंट है, आलाह गीत बरसात ऋतु में गाया जाने वाला लोक गीत है। थर्ड पॉइंट है, आलाह बुंदेलखंड बैसवाड़ा पूर्वांचल में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोक गीत है। तो देखिए परमाल रासों में आलाह और ऊदल दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाई के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा, आला गीत जो है वो बरसात ऋतु में गाए जाते हैं। और तीसरा है, आलाह बुंदेलखंड बैसवाड़ा और पूर्वांचल में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोक गीत है। नेक्स्ट पॉइंट है, आला खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने सन 1865 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाल रासों के नायक आलाह का विवाह सोनवा और ऊदल का विवाह फुलवा से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, आला खंड का अंग्रेजी अनुवाद वॉटरफील्ड ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो परमाल रासो है उसके बारे में रामचंद्र शुक्ल जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, जगनी के काव्य का आज कुछ पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव सुनाई पड़ते हैं। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कथन। सेकंड है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, इन्होंने कहा है, जगनी के मूल काव्य का रूप क्या था यह कहना कठिन हो गया है। अनुमानतः इस संग्रह का वीर रत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए चंद्र बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है, तो उसी के आधार पर ही कह रहे हैं कि जो जगनी का परमाल रासो है उसको भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। तो आज हम लोगों ने वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब जितनी भी रचनाएं बची हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।